नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। मैं कभी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था और ना ही मेरा परिवार कोई भी इन शक्तियों पर, इन चीज़ों पर यकीन करता ही नहीं था। मैं एक तरह से इन चीज़ों को बचपन से लेकर के अभी तक मैं मानता ही नहीं था। ना मेरे घर में ऐसा कुछ माहौल था। मेरे पिता आर्मी में थे, अब वो रिटायर होकर के घर आ चुके थे। इसके बाद अपने दोस्तों में इधर उधर बैठने लगे जब मैं लगभग 20 साल का था। मेरा काम बस पढ़ाई और इसके बाद दोस्तों के साथ घूमना फिरना, यही सब तो मैं करता था। मेरे पिता को ना जाने क्या धुन सवार हो गया। वो एक ऐसा काम करने के सोचने लगे जिसका कोई अनुभव उनके पास में नहीं था। प्रॉपर्टी डीलर के काम में अब जाना चाहते थे। मेरी माँ बहुत समझाती थी कि देखिए, आपको इस काम का कोई अनुभव नहीं है, आप हमेशा नौकरी किए और इसके बाद रिटायर आके तो कम से कम शांत से बैठिए। अब हम जो भी है उसी में हम गुजारा करेंगे, लेकिन पैसा को आप बर्बाद मत कीजिए। आपको कोई अनुभव नहीं है इस लाइन का, अगर आप इस लाइन में जाएंगे तो हो सकता है कि सब पैसा डूब जाए। लेकिन मेरे जो पिता थे ना, वो किसी के सुनते नहीं थे। जब वो मन में ठान लेते थे ना तो उस काम को पूरा करते थे। खैर मैं उस टाइम तो पापा के सामने इसमें आने से डरता था। अब उस लाइन में आ चुके थे। पहली ही डीलिंग उन्होंने किया और उसके बाद अब उनको इसमें स्वाद आ गया था। कुछ पैसा उनको मिला और उस पैसा के जो लालच था ना, अब एक तरह से उनको अब और लालच में फंसा दिया था। अब एक तरह से वो इसी लाइन में अब एकदम डूब चुके थे। नया नया प्रॉपर्टी खरीदते थे जो कम दाम में बिकती थी, कुछ दिन अपने पास में रखते थे और जब उसका सही ग्राहक मिलता था उस प्रॉपर्टी को निकाल देते थे। कुछ खाली जमीन, हाँ अब तो वो कुछ बने बनाए मकान भी खरीदते थे। आप एक तरह से बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे। खैर उनका काम वो चल पड़ा। अब एक तरह से कहा जाए ना कि मेरी माँ जो हमेशा उनको डांटती रहती थी कि आपको इस काम का अनुभव नहीं है और आपको इस काम में पढ़ना नहीं चाहिए, अब वही माँ अब पिताजी की तारीफ किया करती थी। समय समय का चक्र है और वो चलता रहता है। मैं भी अब जवान हो चुका था, लगभग 25 साल का, और इसी बीच जो मेरे पिता थे बहुत सारा इधर से उधर प्रॉपर्टी खरीद रखे थे और उनका अब सेल बिक्री हो रहा था। आमदनी हमारे घर में हो रही थी। मैं तो अब कुछ नौकरी की तलाश में था, लेकिन मेरे पिता कहने लगे, देख आखिरकार देख, मैं इतना साल नौकरी करके फिर मैं इसी लाइन में आ चुका हूँ। इस लाइन में बेटे बहुत पैसा है। अगर सही ढंग से तुम जमीन का सौदा करो तो एक तरह से तुम्हें सोना उगलती है। बस तुम्हें जमीन की परख होना चाहिए और इसके बाद देखो तुम्हें कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पापा भी मुझे अब इस लाइन में लाना चाहते थे, लेकिन मेरा सपना कुछ अलग था। मैं शहर में रहना चाहता था और अच्छी नौकरी करना चाहता था, लेकिन वो सपना मेरा एक तरह से टूट रहा था। मैं दबी जमान से विरोध तो किया अपनी माँ के सामने में, लेकिन माँ ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, पापा के सामने मैं अब ये बात लेके नहीं जाऊंगी, वो डांट देंगे। तुम्हें बात करनी है तो तुम ही जाओ अभिषेक। लेकिन मेरी ऐसी अब ताकत कहाँ, इतनी हिम्मत कहाँ। आखिरकार मैं पापा के साथ में लग चुका था। अब वही काम जो मैं नहीं करना चाहता था, मजबूरन वही काम मुझे करना पड़ रहा था। धीरे धीरे मैं साल भर में अब कुछ जो प्रॉपर्टी के गुर थे वो मैं सीख चुका था कि कौन सी ज़मीन फ़ायदेमंद होती है, ज़मीन लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। और आखिरकार अब जो पापा थे ना, अब मुझे अपना एक तरह से मालिक बना दिए थे। अब वो कहते थे, अभिषेक जब कोई ज़्यादा ज़रूरत हो तो मुझे बुलाना, और नहीं तो ये सारा काम अब तू संभाल ले। हाँ वो पापा एक तरह से अब घर में बैठते थे, परिवार के साथ में रहते थे, कुछ खेतीबाड़ी में अपना हाथ साफ करते थे। उनको खेतीबाड़ी
फूल पौधे लगाना बहुत पसंद था। अब तो मैं उनकी जगह संभाल चुका था। अब एक तरह से मैं भी अब उस लाइन में रम चुका था। जमीन खरीदना बेचना, मकान खरीदना बेचना, यही तो मेरा अब काम रह गया था। अब पापा सही कहते थे कि इस लाइन में सब्र बहुत चाहिए, पेशेंस की ज़रूरत है। देखो पेशेंस रखोगे ना तो इसमें तुम्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। बस तुम्हें ज़मीन की परख होनी चाहिए। और वो सब तो पापा ने मुझे सिखा दिया था। आखिरकार मैं 3 साल और इस काम में लगा रहा और मैं बहुत अच्छे से सौदा किया। अब बहुत सारी एक तरह से आमदनी भी हुई थी। पापा तो बहुत खुश थे और कह रहे थे कि अब अभिषेक तेरी शादी करा देते हैं। लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था, मैं अभी बंधना नहीं चाहता था। मैं पापा से तो नहीं लेकिन माँ से सिफारिश करता था कि पापा को रोकिए, अभी 1-2 साल और मुझे अब एक तरह से स्वतंत्र रहने दीजिए और मैं अपना कुछ काम और जमा लूँ और तब मैं शादी करूँगा। हाँ, ये रिक्वेस्ट मेरी माँ ने पापा को पहुँचा दिया था। पापा मुझे बुला करके हंसते हुए कहने लगे कि कोई बात नहीं, जब तेरी इच्छा हो ना कि हाँ पापा मैं रेडी हूँ शादी करने का, तो बस मुझे इशारा तक कर देना, अब बाकी देख मैं तेरे लिए कितना सुंदर दुल्हन लेके आता हूँ। पापा मुस्कुराते हुए, अब मैं थोड़ा डरता जरूर था लेकिन जितना मैं पहले डरता था ना वो डर कम हो चुका था। लेकिन आज भी पापा के सामने खड़ा होता था ना तो उनसे कभी आंखें मिलाता नहीं था। आज भी उतना डर मेरे शरीर में था। खैर, अब मैं अपने इंडिपेंडेंट हो चुका था। अब किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं थी। अब मैं अपना काम खुद, अपना फैसला खुद करता था। अब धीरे धीरे अब अपना शहर की तरफ रुख कर लिया था। शहर में एक छोटा सा ऑफिस बना करके अब मैं इसी काम में लग चुका था। ये सारा काम मैं अकेले करता था। हाँ, कुछ लोग थे जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे और वो मेरे पास आते थे मिलने के लिए। कोई ज़मीन के सौदे के बात में करते थे, उनको भी कमीशन चाहिए था, तो कुछ लोगों को मैं ज़रूर अपने साथ मिला लिया था और शहर में मेरा काम भी चल निकला था। मैं आए दिन सौदा करता था, बेचता था और खुद भी कमाता था और जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए थे मैं उनका भी हिस्सा देता था। और एक शाम को मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तब मेरे एक जानने वाले लोग जो इसी लाइन के थे मेरे पास में आए। रात का करीब 9 बज रहा था। अब मैं सोच रहा था बस थोड़ी देर में ऑफिस बंद करूं और अपने घर चलूं, खाना पीना खा के आराम करूं। उस टाइम मैं शहर में अकेले ही रहता था। माता पिता मेरे गांव में रहते थे। वो सज्जन मेरे पास में आकर के बैठ गए। मैं उनसे पूछा कि कोई काम है तो बताइए, नहीं तो मैं ऑफिस बंद कर रहा हूँ, कल आके फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। और तब वो कहने लगे कि अभिषेक एक ज़रूरी काम है, आइए अगर हम लोग काम कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा। अब मेरे कान खड़े हो गए थे। ऐसा कौन सा सौदा था जो वो लेके आए थे और बता रहे थे कि इस काम में बहुत फायदा होगा। अब मैं तो एक तरह से लालची हो ही गया था, खास करके ज़मीन जायदाद के बारे में। ऐसा कोई सौदा मुझे मिलता तो मैं उसकी तरफ झपट पड़ता था। अब मैं एक तरह से कुर्सी पर आराम से बैठ गया था और उस सज्जन की तरफ देख रहा था कि अब क्या बता रहे हैं। लेकिन वो कुछ देर के लिए रुक गए। मैं बोला, अब वो हमारे पापा से थोड़े कम उम्र के थे, उनको मैं चाचा जी कहा करता था। चाचा जी, आप कुछ बता रहे थे इन सौदे के बारे में। अब वो सोच रहे थे। मैं उनका ध्यान तोड़ा कि कहाँ खो गए चाचा जी, आप अभी कोई सौदा के बारे में जिक्र कर रहे थे ना, बताइए, नहीं तो हम लोग चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। कहने लगे अभिषेक थोड़ी देर रुको। फिर वो एकदम से सोच में पड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाचा जी को आज क्या हो गया है। ये तो बिल्कुल बिना लाग लपेट के धंधे के बारे में जानकारी देते थे, सौदा बताते थे कि अभिषेक ये काम हमें करना चाहिए, इसमें हमें अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन ये आज सोच विचार रहे थे। आखिर मैं उनका सोच को तोड़ा और कहा, चाचा जी अगर सोचना है तो घर में चल के सोचते हैं, कल सुबह में जो भी होगा आप बता देना। तब वो मुझे टोकते हुए कहने लगे, बेटा क्या तुम भूत प्रेत में यकीन करते हो? ये सवाल बड़ा अजीब था। मेरे लिए ये नया नहीं था। मैं अब ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ में
कभी कभी मिलता था गांव में भी, और वो लोग भूत प्रेत पर चर्चा करते थे। लेकिन मेरा परिवार इन चीज़ों को मानता ही नहीं था। मेरे पिता कहते थे कि ना, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ, मैं जरूर उन घटनाओं को जो मेरे दोस्त बताते थे एक तरह से किस्सा के रूप में सुनता था, और कुछ आनंद भी आता था। एक हैरानी भरा वो बात होती थी, मेरे लिए बड़ा अजूबा होता था कि ऐसा भी होता था। लेकिन मैं इसका जिक्र अपने घर में अपनी माँ से करता और भी लोगों से, तो वो मुझे डांटते थे, नहीं अभिषेक, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन आज मेरे सामने चाचा जी बैठे हुए थे, और वो मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि अभिषेक, क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो? मैं अब चाचा जी की तरफ देख रहा था। अब बोला कि ना, मैं इन चीज़ों पर कभी यकीन न करता। बात क्या है चाचा जी? आप तो जमीन का सौदा बता रहे थे, आज आप फिर भूत प्रेत पर आ गए, मामला क्या है? तब कहने लगे, अभिषेक देखो, मैं भी यकीन नहीं करता। एक सौदा मेरे पास में आया हुआ है, लेकिन वो एक घर है और अच्छी जगह पर है, अच्छे पोजीशन में है, और कुछ साल पहले का बना हुआ है। लेकिन लोग बाग का कहना है ना कि उस घर में आत्माएं रहती है। अब उस घर का मालिक है ना, उस घर में कुछ ही दिन रह पाया था। अब बहुत शान शौकत से उस घर को बनाया था, लेकिन वो घर में रह नहीं पाया। उसकी पत्नी बीमार हो गई, उसके बच्चे बीमार हो गए, और फिर वो हॉस्पिटल में इलाज कराता रहा, लेकिन इलाज सही नहीं हो पाया। और तब वो तांत्रिकों के पास पहुंचा, तांत्रिक आए, और फिर वो जांच परख किए, उस घर तक पहुंचे, और घर को देख के बोल दिए कि इस घर में तो आत्माएं वास करती है, ये आत्माएं खेल खेल रही है। अगर इस जगह पर कोई भी रहेगा, वो आत्माएं तंग करेगी, किसी को इस घर में रहने नहीं देगी, जान से मारने की कोशिश करती हैं। अब इसलिए वो जो मालिक था, अब उस घर को अब एक तरह से छोड़ दिया, और वो किसी और को बेच दिया। वो किसी को नहीं बताया कि उस घर में अब उसके साथ में क्या घटा है। लेकिन जो दूसरा मालिक लिया, उसके साथ में भी ऐसी घटनाएं घटने लगी। कुछ ऐसी शक्तियां थी जो उसको डरा रही थी, धमका रही थी, अब रात को नजर आ रही थी। वो भी एक तरह से घर को छोड़ दिया। इस तरह करते करते 6 लोगों ने उस घर को खरीदा, और 6 लोग उस घर को छोड़ के भाग चुके थे। सभी के साथ में कुछ न कुछ घटना बनी हुई थी। किसी का बेटा बीमार हो गया था, किसी की बेटी बीमार हो गई थी, किसी की पत्नी, और खुद कभी मकान मालिक ही बीमार हो चुका था। और इस तरह से वो घर जो था ना, अभी आसपास में जो लोग रहते हैं, उनकी नज़र में वो घर भूतहा हो चुका है। लेकिन अभिषेक, अगर तुम इस बात को नहीं मानते, ये सौदा तो हमारे लिए एक तरह से बहुत ही सुनहरा अवसर है, तो क्यों ना हम इस अवसर को अब लपक ले, उस घर का हम सौदा कर लें, और फिर देखा जाएगा जो होगा। हमें उम्मीद है कि अच्छा मुनाफा होगा। अगर कोई सही पार्टी टकरा गई तो फिर तो हमारे वारे न्याय हो जाएंगे। वाकई में जो चाचा जी थे, अच्छा एक सौदा लेके आए थे। अब चाचा जी भी भूत को नहीं मानते थे, और मैं तो इन चीज़ों पर यकीन करता ही नहीं था। आखिरकार अगले दिन हम लोग अब उस जगह पर पहुंचे, मकान देखा, मकान का कंडीशन बिल्कुल ठीक ठाक था। अंदर गए, अंदर का भी हालात बहुत बेहतर था, कहीं भी ऐसा कुछ हमें कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। आखिरकार जब हम लोग मकान देख के निकल रहे थे, तब वहां पर बगल में रहने वाले एक बुजुर्ग आया, आप लोग इस मकान को खरीद रहे हैं क्या? मैंने उसके आश्चर्य भरी नजरों से देखा और बोला, हाँ, क्यों, आपको क्या तकलीफ है? तब वो बुजुर्ग कहने लगा, अरे बेटा, नाराज मत हो, देखो ये मकान कई लोगों ने खरीदा है, लेकिन कोई रह नहीं पाता है, और आज भी हमें इस मकान के अंदर में कुछ लोगों की चलने की आवाज़ आती है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है, पाजेब खनकता रहता है। अब बेटा, मैं कहूँगा कि इस मकान को सोच समझ के खरीदना, नहीं तो आप लोग का भी हाल उन लोगों की तरह हो जाए। एक तरह से बुजुर्ग तो हमें समझाने आया था कि बेटा, ये जो घर है ना, भूत प्रेत वाला है। खैर, मैं तो यकीन करता ही नहीं था। हाँ, मैं उनको बोला कि आप बाबा जी, हम भूत प्रेत को मानते नहीं ना, इन चीज़ों को विश्वास करते हैं।
तो खैर छोड़िए, ये तो हमारा पर्सनल मामला है। लेकिन हम इस घर को खरीदेंगे, हमें घर पसंद आ गया है। और तब वो बुजुर्ग मेरी तरफ बड़े बड़ी आंखों करके घूरता रहा और फिर बुदबुदाता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। मैं उस बुजुर्ग को जाते हुए देख करके मुस्कुरा रहा था कि देखो, आज भी ना जाने कितने लोग हैं जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। वो कोई भी छोटी मोटी घटना को भूत प्रेत से जोड़ देते हैं और फिर वो घर एक तरह से भूतहा घोषित हो जाता है। अब बताइए, इतना सुंदर बहुत बढ़िया घर बना हुआ है, अब बिल्कुल अब एक तरह से खाली पड़ा हुआ है। जरूर इसमें छोटी मोटी कोई घटना घटी होगी, ऐसे बात को बतंगड़ बनाते बनाते इतना बड़ा बतंगड़ बन चुका था। खैर, वो घर हमें पसंद आ चुका था। अब मेरे जो चाचा जी थे ना, जो हमारे साथ में काम कर रहे थे, वो तो पहले भी घर देख चुके थे, तो उनको तो घर बिल्कुल पसंद आ ही चुका था। अब इसके बाद हम उस जमीन का, उस मकान का सौदा अब कर लिए थे। बहुत कम रेट में वो मकान हमने हासिल कर लिया था और हम दोनों जने अब एक तरह से बहुत ही खुश थे। और उस रात तो हमने जबरदस्त पार्टी भी किया था। बहुत हम लोग खाए पिए, अब दारू बियर का मजा भी लिए, बहुत खुश थे उस घर को पा करके। आखिरकार हम उस घर को कुछ दिन के लिए तो भूल ही गए थे। मैं अन्य काम में बिजी हो गया था और जो मेरे चाचा जी थे वो भी कुछ अन्य काम में लगे हुए थे। आखिरकार जब हम दोनों लोग फुर्सत में आए तब हम उस घर के बारे में बात करने लगे। अब जो चाचा जी थे, उस घर के लिए चाचा जी ग्राहक लेके आते थे, ग्राहक देखते थे और पसंद भी आ जाता था। अब एक तरह से छोटा मोटा सौदा भी हो जाता, कई पार्टी तो बयाना भी दे देती थी। लेकिन वो बाद में जाती थी खोजबीन करने के लिए, और जब आसपास के लोग अब उन चीज़ों को बताते थे तो वो तो पार्टी अब एक तरह से छोड़ के भाग जाती थी कि नहीं बाबा, हमें वो घर खरीदना नहीं है, हमारा बयाना वापस कर दो। लेकिन बयाना कभी वापस होता है। अब इस तरह से हमने ना जाने कितने लोगों को अब एक तरह से घर दिखा चुके थे। चाचा जी पार्टी लेके आते थे और वही जाके घर दिखाते थे, सौदा करने की कोशिश करते थे और सौदा एक तरह से पक्का भी होने लगता था। लेकिन वो पार्टी मोहलत मांगता था, हर कोई इंक्वायरी करना चाहता था पीठ के पीछे, और वही पीठ के पीछे लोग जाते थे तो गली मोहल्ले वाले लोग उनको भड़का देते थे कि अरे बाबू, ये तो भूताहा घर है, कहाँ आप फंसते हो, आप इस घर को छोड़ दो, इसको घर को मत खरीदना, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। आखिरकार वो जमीन, वो घर हमारे लिए लास्ट में सिरदर्द बन गई थी। अब उसका सौदा कोई हो ही नहीं पा रहा था। जो भी था पैसा हमने अब उस काम में फंसा दिया था। खैर, चाचा जी का तो पैसा नहीं लगा था, वो तो बस कमीशन पर काम करते थे। लेकिन मेरा जो पैसा था अब उसमें कुछ जरूर ब्लॉक हो गया था। और ये बात अपने मैं घर जाता था ना, पिताजी को नहीं बताता था, नहीं तो मुझे बहुत डांटते कि कहाँ तुमने पैसा बर्बाद कर दिया। खैर, मैं उसके बारे में अब सोचना ही बंद कर दिया था। अब 5-6 महीने तक तो निकल चुका था, मैं दूसरे काम में व्यस्त रहता था, उस घाटा को पूरा करने की कोशिश करता था और धीरे धीरे वो घाटा कम भी हो रहा था। आखिरकार एक दिमाग में अभी मेरा एक आइडिया आया था और मैं सोचा कि मकान बिक नहीं रहा है, लेकिन ये मकान पैसा देगा। अब कैसे देगा, उसका आइडिया मेरे पास में आ चुका था। अब एक तरह से मैं उस घर को बेचना नहीं, किराए पर देना चाहता था। लेकिन उससे पहले मैं उस घर में रह करके अब गली मोहल्ले वालों का अब जो शक था उसको दूर करना चाहता था, ताकि उन लोगों का पता लगे कि इस घर में मैं रहता हूं, अब बाद में कोई भूत प्रेत का नाम ना ले सके। ये जो बात मैंने अपने चाचा जी से बोला, तब चाचा जी कहने लगे, बेटा तेरा सोचना बिल्कुल ठीक है, तू ऐसा कर पाएगा, क्या उस घर में रह पाओगे? मैंने बोला, हाँ चाचा जी, इसमें डरने वाली क्या बात है। हाँ, मैं उस घर में जाकर के अब एक तरह से मैं उसी घर में रहूंगा। वो घर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खुला खुला सा घर है, 2 मंजिल बना हुआ है, खुली खुली खिड़की है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पेंट वगैरह कराना पड़ेगा, फिर वो घर बिल्कुल रहने लायक हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि मैं उस घर को कभी बेचूंगा ही नहीं,
उसी में अपना रिहाइश बना लूंगा। इस घर को बेच दूंगा जिस घर में मैं रहता हूं। चाचा जी मेरी बात सुनकर के वो भी खुश हो गए। कहने लगे, बेटा अगर डर लगे तो कहना, मैं रात में आके तुम्हारे साथ में रहूंगा। वो भी बड़े हिम्मती इंसान थे और वो भी भूत प्रेत को मानते नहीं थे। मैं कहने लगा, चाचा जी चिंता मत करो, आगे से हमारी जो पार्टी शार्टी हुआ करेगी ना, उसी घर में करेंगे। क्यों, कैसा लगेगा भूतों के संग की पार्टी। चाचा जी भी हंस पड़े थे और मैं तो जोर जोर से अब एक तरह से हंस पड़ा था। आखिरकार मैं उस घर को रंग रोगन करा करके चमका दिया था और लोग बाग, गली मोहल्ले वाले जो आसपास के घर थे, हमें हैरत भरी नजर से देखते थे। लेकिन हमारे पास में कोई आता नहीं था समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये घर बुता है। और सही कहूं, वो घर मुझे बुता कभी लगा ही नहीं। और मैं बड़े अब शान शौकत से उस घर में अब जा करके रहने लगा था। कम से कम 8 रातें तो निकल चुकी थी और उसके बीच में 3 रातें चाचा जी मेरे साथ में थे और हम लोग वहाँ पार्टी करते थे, अब खाना खाते थे, फिर घंटों तक बातचीत करके आराम से सो जाया करते थे। कहीं भी अगर भूत प्रेत होता तो हमें उस घर में थोड़ी रहने देता, हमें उठा करके बाहर फेंक देता या हमारे साथ में कुछ अलग करता। लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ में ना चाचा जी के साथ में कभी नहीं घटी थी। और वो रात हम लोग जब एक तरह से चाचा जी, मैं अब एक तरह से पार्टी कर रहे थे, रात का करीब 10 बज रहा था। अब हमने बोर्ड भी लगा दिया था कि मकान किराए के लिए खाली है, परिवार के लिए। छड़े छाट के लिए अब हमने मना कर दिया था। छड़े छाट को रखना होता ना तो मैं कभी उस घर में अब मजदूरों को रख देता। कई मजदूर का अब नेता आए थे, उनका ठेकेदार, कि घर दे दीजिए, हमारी 20-25 मजदूर रहना चाहते हैं। मैंने मना कर दिया था कि ना, ऐसे लोगों को घर देकर सत्यानाश नहीं कराना है। मैं चाह रहा था कि कोई एक ही परिवार आ जाए और ऊपर का मंजिल ले ले और नीचे के मंजिल में मैं खुद रहता था। अब रात का करीब, अब एक तरह से कहा जाए 10 से 11 के बीच के बात थी और चाचा हम आराम से दारू का मजा ले रहे थे, साथ में अब कुछ खा भी रहे थे। हम आपस में बड़े जोर जोर से बात करते थे। चाचा जी थे ना, उनकी भी आदत थी जोर जोर से बोलने की। अब मेरी भी अब उनके साथ में रहते रहते ऐसी कुछ आदत हो गई थी। अब बड़े ही मिलनसार हंसमुख स्वभाव के चाचा जी थे। अब एक तरह से वो मेरे मित्र बन चुके थे। और उसी वक्त में हमारे घर की दरवाजे पर, ग्राउंड फ्लोर पर दस्तक हुआ। ठक 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 आवाज आई। जब आवाज आई ना तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हमारे घर में आज तक ऐसी कोई दस्तक नहीं आई रात के टाइम में। एक बार तो ऐसा लगा कि लोग जो गली मोहल्ले वाले कहते थे कि ये घर भूतों का अड्डा है। मैं दारू तो पी रखा था, लेकिन गली मोहल्लों वालों का वो बात मेरे दिमाग में अब एक तरह चक्कर खाने लगी। अब मैं कहा चाचा जी से कि जाओ चाचा जी, भूत आपको बुला रहे हैं, जाके दरवाजा खोलिए, वो इस घर में आना चाहते हैं। मैं मजाक में सब बात बोला था। चाचा जी भी कम नहीं थे और वो भी कहने लगे कि आओ, हमारे घर में भूतों का स्वागत है। मैं जाके उनको स्वागत करता हूँ, तुम भी उनके लिए जाम बना करके तैयार रखो। ये सब मजाक में सब चल रहा था। आखिरकार चाचा जी गए। 2-3 बार दरवाजे पर दस्तक हो चुका था। चाचा जी दरवाजा खोल करके न जाने किससे बात कर रहे थे। थोड़ा दरवाजा दूर था, मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। जब काफी देर हो गया, 10 मिनट, तब मैं सोचा कि अरे चाचा जी कहाँ दरवाजा पर जाके फंस गए, वो आ क्यों नहीं रहे। फिर मैं अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। तभी चाचा जी उधर से आते हुए दिखाई दिए। हम लोग रास्ते में मिल गए गलियारे में। तब चाचा जी कहने लगे, अरे अभिषेक, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। एक किराएदार है, ऊपर वाली मकान के बारे में जानकारी ले रही है, क्या वो मकान देना है? मैं बोला हाँ हाँ, मकान तो देना है, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा परिवार होगा ना तो हमें नहीं देना है। कितना बड़ा परिवार है? तब चाचा जी कहने लगे, अरे मैं बुला ही देता हूँ, अंदर ही बैठ के बात कर देते हैं। मैंने कहा, अरे उस जगह पर नहीं बुलाना,
आप ड्राइंग रूम में ले आओ। अब जिस जगह पर हम खा पी रहे थे वहाँ पर किसी को बुलाना उचित थोड़ी था। मैं आखिरकार ड्राइंग रूम में आके बैठ गया था और मैं अब एक तरह से दरवाजे की तरफ देख रहा था। चाचा जी एक लड़की को लेकर आए जो देखने में अब एक तरह से एडवांस लग रही थी। जींस की पैंट टी शर्ट पहने हुए, बाल जूड़ा बांधे हुए, देखने में पढ़ी लिखी और स्टूडेंट जैसी लग रही थी। उम्र कम था, मुझे लगा कि कॉलेज के स्टूडेंट है। अब मैं एक तरह से उस लड़की को देखता रह गया था। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अब बड़ा तरीके से वो अपने आप को संवार रखा था। आखिरकार जब मैंने इशारा किया कि हाँ बैठिए सोफा पर, तब बड़े धीरे से सोफे पर बैठ करके और मेरी तरफ देख रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से निहार रही थी। चाचा जी बता रहे थे, हाँ बात कर रहा था ना किराए की, तो तुम खुद बात कर लो। तब मैंने कहा कि जी मैडम बताइए, घर पसंद आ गया आपको? तब वो कही कि मैंने घर देखा नहीं, लेकिन बाहर से तो अच्छा ही लग रहा है। मैंने बोला चाचा जी को, अरे अपने घर दिखाए नहीं? तब चाचा जी कहे कि ना, अभी मैं कहाँ घर दिखाया, अभी तो हमारी बातचीत हो रही थी। तब मैंने कहा कि चलिए मैं आपको घर दिखाता हूँ, घर जरूर आपको पसंद आएगा, लेकिन पहले बताइए आपका कोई लंबा परिवार तो नहीं है? तब वो लड़की कहने लगी, ना 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 ना, लंबा परिवार नहीं है। हम कहूँ तो मैं 2 सहेली हूँ और मैं पढ़ाई करती हूँ। ये घर मुझे एकांत में लगा, अब यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अगर ये अंदर से घर अब मेरे मतलब का होगा तो हम इस घर को ले लेंगे। वास्तव में वो लड़की बड़ी खूबसूरत और एक तरह से बातचीत में बहुत ही अब लग रही थी कि संभ्रात अब मैंने अच्छे परिवार से है। आखिरकार मैं उसको चाचा जी के साथ में लेकर के ऊपर वाले मंजिल पर आ गया। घर हर कोनों से देखी। वो कहने लगे, हाँ घर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किराया बता दीजिए। मैंने बोला कि चलिए नीचे चल के बात करते। आखिरकार हम ड्राइंग रूम में पहुंचे। मैं उस लड़की को बोला, कुछ चाय पानी आपके लिए? तब लड़की मना कर दी कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी आप किराया बता दीजिए और हम जल्दी से जल्द इस घर में आना चाहते हैं, अगर आपको इतराज ना हो। मुझे भला क्या इतराज होना था। आखिरकार मैं उस घर का ऊपर वाले मंजिल का किराया बता दिया और किराया सुन करके वो लड़की कहने लगी कि जी मुझे पसंद है। मैंने बोला कि एडवांस चाहिए। अब वो तरह से लड़की भी मान गई थी कि हाँ हाँ हम एडवांस भी दे देंगे। अब वाकई में अपना पर्स खोल करके अब वो 1 महीने का एडवांस मुझे थमा दिया था, ये पकड़िए, अब ये घर मेरा हुआ। मैं भी अब खुश था। और उसके बाद वो लड़की चली गई। चाचा उसको छोड़ के आए, दरवाज़ा बंद करके। अब एक तरह से मेरी जो टेंशन थी उस घर में कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, आखिरकार वो घर अब कमाई करने वाला था। अब एक तरह से मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। अब मैं और चाचा जी दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद हमारी पार्टी खत्म हो चुकी थी। चाचा जी घर जाने के तैयार हुए। मैंने कहा कि आप कहाँ जाओगे, आप यहीं आराम करो। वाकई में हम जितने दिन चाचा जी के साथ हम उस घर में रहे, हमें कहीं पर भी भूत प्रेत ऐसी चीजें कोई भी नहीं दिखाई पड़ी थी। सब कुछ शांत माहौल था। मैं तो जरा सा भी अब एक तरह से भूत प्रेत का परछाई तक नहीं देख पाया था। और वही हाल चाचा जी के साथ में था। अगर वो कुछ देखते तो जरूर बताते। खैर अगले दिन अब हम तो उस घर का चाबी दे चुके थे और वो आने जाने का रास्ता भी एक तो हमारे अंदर से था और एक बाहर से भी था। अब हमारे घर से उनको कोई लिंक नहीं था। अब जो भी उनको आना जाना करना था बाहर से करना था। हाँ, हम अपने काम में अब व्यस्त हो चुके थे। अब सोचा था कि लड़की आ गई होगी, हमें क्या करना। रात को टाइम मैं और चाचा जी अब अपने दारू फारू का बोतल लेकर के अब अपने घर पर पहुंच गए थे। मैं जब बाहर में खड़ा होकर के चाचा जी को बोला, चाचा जी देखना ऊपर अंधेरा है, क्या वो लड़की नहीं आई है क्या? चाचा जी कहने लगे कि चलो मैं देख के आता हूं। अब बाहर वाला रास्ता पकड़ के जीने से ऊपर चले गए। कुछ देर के बाद वो लौट के, अरे बेटा ताला तो खुला हुआ है, अगर वो नहीं आती तो ताला लटका होता,
जरूर अंदर हैं बेटा, शायद वो लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आखिरकार हम लोग अपने घर में आ चुके थे। अब वही दारू वारू की पार्टी। इसके बाद मैं चाचा जी को कभी कभी रोक लिया करता था कि कहाँ जाओगे अपने घर पर, यहीं रुको। दिल लगा रहता था। इस तरह करते करते 10 रोज हो चुका था। सुबह मैं उठता, नहा धोकर फ्रेश होकर के, और जब मैं जाने के लिए तैयार होता, तब मैं अब बाहर से खड़ा होकर के जीने पर देखता तो जीने पर ताला लगा होता था। लेकिन जब शाम को आता था तो घर में अंधेरा रहता था और मैं चाचा जी को भेजता कि जाओ जरा देख के आओ। चाचा जी जाते और दूर से ही नजर आ जाता कि ताला खुला हुआ है। लेकिन ना चाचा जी कभी जाके दस्तक दिए, ना देखने की कोशिश किए कि घर में लड़की रहती है या नहीं रहती है। लेकिन इतना अंदाजा तो जरूर हो चुका था कि हाँ, रात का टाइम ताला खुला होता है और सुबह का टाइम ताला बंद रहता है। इसका मतलब वो लड़की उसी घर में रहती है, अपनी सहेली के साथ में पढ़ाई करती है। हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ये सिलसिला 3 महीना तक चलता रहा और उस घर में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे साथ में कभी नहीं हुई थी। अब लोग बाग जो गली मोहल्ले वाले थे, वो हमें हैरानी की तरह देखते थे कि भाई कैसे इंसान हैं, इनको भूत प्रेत से डर नहीं लगता। लेकिन लोगों में अब इतना हिम्मत नहीं था कि हमसे आकर के पूछे कि क्या आपने कभी रात के टाइम भूत देखा है। वो तो हमें ही भूत समझते थे। हमें ही देख करके वो लोग दूर हो जाते थे। अरे बाबा, ये तो लोग अलग किस्म के हैं, ये भूत प्रेत से कभी डरते नहीं। आखिरकार 3 महीना बीत चुका था और वो बरसात वाली रात थी जब मैं अपने कार से, अब एक तरह से दोनों चाचा भतीजे, वो हमारे जो कमीशन एजेंट थे, पार्टनर थे एक तरह से, और वही दारू का बोतल लेकर के कुछ नॉन वेज, अब वो बारिश हो रही थी तो उन्होंने ही आग्रह किया कि बेटा आज हम नॉन वेज खाते हैं, क्या कहते हो। मैंने बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा। अब इसके बाद हम ढाबा से बढ़िया से अब नॉन वेज लेके आए, दारू की बोतल। बरसात हो रही थी। अब तब पहली बार हमने उस घर में लाइट जलते हुए देखा था। अब वो लाइट जो थी ना, हमने इतना दिन हो गया, जब भी हम लौटते थे देर रात को तो घर अंधेरे में पड़ा रहता था। लेकिन आज मैं कार से उतरा ना, तभी मुझे उस घर में रोशनी सी नजर आई। बहुत अच्छा लगा उस रोशनी को देख करके। इसके बाद हम अपने खाने पीने में व्यस्त हो चुके थे। बारिश तेज तेज चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। कुछ ही देर के बाद में दरवाजे पर जैसे फिर दस्तक होने लगा था। अब बरसात की रात में कौन आ सकता है भाई, इतनी झमाझम बरसात हो रही है। और मैंने चाचा जी को भेजा, चाचा जी जरा देखना बाहर में कोई दस्तक दे रहा है। चाचा जी उठ के चले गए और कुछ देर के बाद लौट के आ गए और कहने लगे नहीं बेटा, बाहर में तो कोई था नहीं और वो दस्तक तो मुझे सुनाई भी नहीं दी थी। शायद तुम्हारे कान बजे होंगे बेटा, बाहर बारिश झमाझम हो रही ना, वो शोर कुछ होगा और तुम्हें लगा कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। बड़ा अजीब बात थी, ऐसा मुझे भ्रम कभी नहीं होता था। अब फिर हम खाने पीने में व्यस्त हो चुके थे। अगली बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार तो मुझे बिल्कुल साफ सुनाई पड़ा था, लेकिन मेरे चाचा जी बिल्कुल शांत थे, जैसे वो दस्तक उनके कानों में पड़ी ना हो। मैं चाचा जी से बोला, चाचा जी फिर दस्तक हो रही है, देखिए बाहर कौन है। चाचा जी मेरी तरफ देखने लगे कि जैसे मैं उनके साथ में कोई मजाक कर रहा हूँ। कहने लगे, अरे अभिषेक बेटा क्या मजाक कर रहा है, अगर दस्तक होती तो क्या मुझे सुनाई नहीं पड़ती। तब मैं हैरत भरी नजरों से चाचा जी की तरफ देखने लगा था। मुझे लगा कि ना, मुझे ही जाके देखना चाहिए, चाचा जी को परेशान करना ठीक नहीं है। और आखिरकार मैं दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही वही लड़की ऊपर वाली मंजिल की अब दरवाजे के पास खड़ी थी और आज अपने खुले बाल कर रखा था। बाहर तेज तूफान जैसा चल रहा था और बारिश भी मूसलाधार हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। और बिजली की चमक में जब उस लड़की को बाहर खड़े देखा, मैंने बोला, जी कुछ बात है क्या आपको। तब वो लड़की कहने लगी, क्या अंदर अब बुलाएंगे नहीं क्या।
मुस्कुराते हुए। मैंने कहा, जी आप ही का घर है, अंदर आइए। मैं समझ नहीं पाया था कि इतनी रात को उस लड़की को क्या जरूरत पड़ गई है, क्या कुछ बात करना चाहती है, किस विषय में। कहीं वो मकान उसको पसंद तो नहीं आया, वो नापसंद तो नहीं आया, क्या वो मकान खाली करना चाहती है क्या। मेरे मन में वही संदेह आ रहा था। खैर, मैं उस लड़की को लेकर के अब एक तरह से जहाँ ड्राइंग रूम में पहुँच चुका था, अब उस जगह पर नहीं जहाँ चाचा जी अब बोतल हमारी सजी हुई थी। अब मैं सोफे की इशारा करके आप बैठने के लिए बोला। लड़की आराम से बैठ गई। आप मैं पूछा कि जी फरमाइए, अब बात क्या है। तब वो लड़की कहने लगी कि देखिए, हमें इस घर में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। मैं बोला, किस किस्म की तकलीफ। तब वो लड़की मुस्कुरा रही थी, एकदम मेरी तरफ देख रही थी। मैंने बोला, जी बताइए, वो जो तकलीफ है अगर हमसे हो सकेगा तो हम दूर करेंगे। तब वो कहने लगी कि रात में हमें बड़ा शोर सुनाई पड़ता है आपके ग्राउंड फ्लोर पर, और हम पढ़ाई करते हैं, एक तरह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो इतना शोर क्यों होता है आपके फ्लोर पर। वाकई में हम और चाचा जी अब दारू पीते पीते कोई हंसी मजाक कर लेते थे, चुटकुला कर देते थे, और वो शोर शायद ऊपर में जा रहा था, और तभी वो लड़की डिस्टर्ब हो रही थी। अब मैं समझ गया था, और तभी मैं चाचा जी की आवाज दिया, चाचा जी आप इधर आओ। कुछ देर के बाद चाचा जी की आवाज आई, हाँ बेटे आ रहा हूं आ रहा हूं। आज चाचा जी कमरे के अंदर आ गए। अब मैंने बोला, चाचा जी आकर के सामने वाले सोफा पर बैठ चुके थे, और उसी के बगल में वो मेरी किराएदार लड़की बैठी हुई थी, मेरी तरफ देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आखिरकार चाचा जी को मैंने कहा कि देखिए चाचा जी, हम लोग ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं ना, अब ये शोरगुल अब ये मैडम को पसंद नहीं आ रहा, हाँ हमें करना भी नहीं चाहिए। चाचा जी देख करके अब आश्चर्य भरी नज़रों से मुझे घूर रहे थे, जैसे मैं कोई आठवां अजूबा हूँ। मैं इस तरह घूरना देख कर चाचा जी बोला, ऐसे क्या घूर रहे हैं। अरे भाई, हमारी जो ऊपर के किराएदार हैं वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं पढ़ाई में, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अब चाचा जी आंखें फाड़ फाड़ करके मुझे देख रहे हैं। अब ऐसा क्या, ऐसे मुझे घूर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या उनको नशा हो गया था। लेकिन अभी तो ज़्यादा हम लोग घूट भी नहीं पा रहे थे, तो आखिर ऐसा तो कभी करते नहीं थे। मैंने पूछा, चाचा जी बात क्या है, ऐसा घूर के क्या देख रहे हो। अरे तुम्हारे बगल में लड़की बैठी हुई है और वो डिस्टर्ब हो रही है पढ़ाई में, पढ़ाई के लिए तो ये कमरा लिया था ना, तो इतना तो हमारा फर्ज होता है कि हम लोग शांत रहें। चाचा जी कहने लगे, कहाँ है लड़की। अब तो मुझे गुस्सा आ चुका था कि चाचा जी आपकी बगल के वाली सोफे पर बैठी हुई है, अब देखो तो सही। चाचा जी मुड़कर देखे, अब फिर मेरी तरफ देखने लगे। अरे मेरे साथ मजाक मत करो यार, हम लोग तो उस घर में अब चलो अपना काम करते हैं, अब पार्टी सार्टी जो चल रही है उसको ख़त्म करते हैं, मुझे भूख भी लगी है। अब मैं चाचा जी की तरफ देख रहा था, ये क्या बोल रहे हैं। मेहमान घर में बैठी हुई है और उसके सामने में इज्जत की अब एक तरफ से जनाजा निकाल रहे हैं। वो बताना चाह रहे थे कि हम दारू फारू पी रहे हैं, अब वो नॉन वेज वगैरह खा रहे हैं। आखिरकार मुझे बड़ा हैरानी हुई। एक चाचा जी, क्या आपको मेहमान आपके बगल में दिखाई नहीं पड़ रही है, आप ऐसी बात कर रहे हो। चाचा जी फिर मुड़कर देखे, कहने लगे, कहाँ है मेहमान, कहाँ है वो लड़की, मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। अब मैं आश्चर्य में डूब चुका था, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अब वो मेरे सामने बैठी चाचा जी के जस्ट बगल में बैठी हुई दूसरे सोफे पर, और चाचा जी अब इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको नज़र नहीं आ रही। आखिरकार उस लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे रहने दीजिए, ये शायद अब नशे में हो चुके हैं, अब ऐसा ही हो जाता है, नशा चढ़ता है ना। तो क्या आप लोग अब इस मौसम का एंजॉय कर रहे थे। मैंने बोला कि जी बस ऐसा ही समझ लीजिए, अब हम लोग दिन भर अब ये एक तरह से प्रॉपर्टी के काम में है ना, भाग दौड़ होती रहती है, थक जाते हैं शाम को। तब वो कहने लगे, ठीक है अच्छी बात है, मैं कौन से मना कर रही हूँ, क्या मैं भी आपके साथ में अब हिस्सा हो सकती है आपकी पार्टी का। मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य वाली बात थी।
एक पढ़ने वाली लड़की, स्टूडेंट टाइप की लड़की, और वो कहे कि हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लो, बड़ा हैरत हुई थी। हाँ, मैं एक तरह से उसकी तरफ देखते रह गया था। हाँ, तब मुस्कुरा के कहने लगी, अरे हमें भी कुछ टेंशन होती है, हम भी पढ़ाई करके थक जाते हैं। मैंने बोला जी जी चलिए, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। चाचा जी तो जैसे अब हमारी तरफ देख रहे थे कि मैं जैसे दूसरी दुनिया के लोग हूँ। अब फिर कहने लगे, तू किससे बात कर रहा है, बात किससे कर रहा है। अब मैं चाचा जी को डांटने लगा, क्या चाचा जी, अब आप इतना तो पिए भी नहीं हो, कितना नशा चढ़ गया हुआ। और तब लड़की कहने लगी, नहीं शांत रहिए शांत रहिए, वो नशा चढ़ गया है। और आखिरकार हम उस कमरे में आ चुके थे जहाँ पर पार्टी हमारी चल रही थी। अब एक तरह से नॉनवेज देख के लड़की की आंखें चमक पड़ी थी, और साथ में इंग्लिश दारू देख करके और भी खुश हो गई थी। अरे बड़े महंगे शौक रखते हैं आप लोग, ये तो बहुत महंगी दारू है। मैंने बोला जी जी हम इसी चीज़ को पीते हैं, ये हमारा फेवरेट है। अब एक तरह से चाचा जी थे ना, कभी मेरी तरफ देखते थे और कभी हवा में देखते थे, जैसे हवा में घूर रहे हो। अब वहाँ पर उनको लड़की नज़र नहीं आ रही थी क्या। मुझे बार बार उन पर गुस्सा आ रहा था कि ऐसा एक मेहमान के सामने में ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। और तब मैंने कहा, चाचा जी आराम से बैठ जाइए, अब अभी तो आप इतना पिए भी नहीं हैं, अभी से आपका नशा चढ़ रहा है, आपका मेहमान नज़र नहीं आ रहा। अब एक तरह से मेरी डांट खाने के बाद में अब वो एकदम शांत हो गए थे। आखिरकार हम उस लड़की को अब एक तरह से पैक बना के दिए, चाचा जी को भी थोड़ा दिए कि इनको तो थोड़े से ही चढ़ गई है, अब मैं ज़्यादा दूंगा तो इनके साथ में न जाने क्या होगा। हम आपस में अब जाम से जाम टकराए और सब चाचा जी आंखें फाड़ के देख रहे हैं। नॉनवेज परोसा उस लड़की को, उसका भी अब स्वाद लेने लगी थी। और इस तरह से कुछ देर के बाद में वो लड़की कहने लगी कि आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं अब चल रही हूँ। अब एक तरह से मैं उस लड़की को छोड़ने गेट तक आया, दरवाज़ा खोल दिया और लड़की जीने की तरफ जाने लगी। अचानक वो हमारी तरफ मुड़ी और कहने लगी, अभिषेक तुम बहुत ही प्यारी इंसान हो, तुम तो मुझे बहुत ही पसंद आ गए हो, अगर मौका मिले तो हमारे कमरे में आना, मैं कमरा खोल कर रखूँगी और तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब एक बार मैं तो उस लड़की को देख करके दंग रह गया था, कितने खुले शब्दों में मुझे निमंत्रण दे दिया था। मैं तो अब एकदम स्तब्ध रह गया था, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब फिर वो लड़की मेरे पास में आई, मेरे गालों को छुआ और कहने लगी, अरे घबराओ मत, मैं आज घर में अकेली हूँ, वो जो मेरी सहेली है ना अब कहीं गई हुई है, आज मौका अच्छा है, अगर तुम्हें फुर्सत मिलती है नीचे से तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जितना जल्दी हो सके अब आने की कोशिश करना। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही अजीब किस्म का था। आखिरकार वो सीढ़ियों पर चढ़ती गई और जब तक मेरी आंखों के सामने थी मैं उसको देखता रह गया था। बहुत ही खूबसूरत, अब पहनावा भी उसका वैसे ही था और देखने में गजब की खूबसूरत थी। मैं अपने कमरे में लौट आया, तब तक मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। और चाचा जी अपने हाथ में गिलास लेकर के और जैसे हवा में देख रहे हो, अब इनको क्या हो गया, वाकई में इनको नशा चढ़ा हुआ था क्या, या पहले से कोई घूंट मार के आए होंगे। कई बार ऐसे भी करते थे वो दारू का बहुत शौकीन थे। आखिरकार जब मैं कमरे में पहुंचा तो चाचा जी के बोला कि आप ज़्यादा मत पियो, मुझे लग रहा है कि कहीं से आप बाहर से भी घूंट मार के आए हो। चाचा जी कुछ बोल नहीं रहे थे। आखिरकार मैं उनको बोला गिलास ले करके कि चाचा जी अब आप आराम करो, मैं उनको सुलाना चाहता था। अब मेरे दिल तेज धड़क रहा था, पहली बार मैं किसी लड़की से मिलने वाला था। आज तक ऐसा माहौल, अब ऐसा जो कहा जाता ना, कभी मेरे संजोग कभी जुड़ा नहीं था। हाँ, हसरत जरूर दिल में थी, लेकिन मैं अपने काम में इतना मशगूल रहता था कि लड़की के बारे में सोचने का अब टाइम ही नहीं मिलता था। अब मैं सोचता था कि चलो 1-2 साल के बाद में शादी कर लेंगे और तब हमारे पास में खुद की पत्नी होगी, अब दूसरे की तरफ देखने का ज़रूरत क्या है। इसलिए मैं चाचा जी को जल्द से जल्द सुला दिया। अब मुझे लग रहा था कि ये बाहर से पी के आए होंगे और इसके बाद हमारे साथ में पिएंगे और तभी ये 2 तरह का दारू होकर मिक्स होकर के इनको
अब एक तरह से नशा हो चुका है। चाचा जी सो गए थे। अब मैं बड़ा अब अपने आप को एक तरह से संवार रहा था, सजा रहा था अपने आप को। अच्छा सा कुर्ता पजामा पहन लिया था। इसके बाद स्प्रे वगैरह मार करके अब मैं एक दूल्हे की तरह अब अपने आप को देख रहा था कि चलो आज वो हसीन लड़की के साथ आज मेरा मिलन होगा। मैं खुशी खुशी अब एक तरह से चाचा जी को देखा जो अभी भी सोए हुए थे, दिन दुनिया से बेखबर, नींद में डूबे हुए थे। अब मैं कहा चाचा जी बस ऐसे ही आराम करते रहो। अब मैं तो चला ऊपर के मंजिल में। आखिरकार दरवाज़ा खोला और फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। और जैसे सीढ़ी चढ़ रहा था ना, दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार जब दरवाजे पर पहुंचा और हल्का सा पुश किया, दरवाज़ा खुल चुका था। मतलब वो लड़की ने जो बोला था वो करके रखा हुआ था। शायद वो लड़की मेरा इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार दरवाजे के अंदर मैं जा चुका था। और जब मैं पहले कमरे में पहुंचा तो उसमें कुंडी लगी हुई थी, मतलब उसमें थी ही नहीं। दूसरा कमरा थोड़ा सा और आगे था, बीच में बाथरूम था। और जब दूसरे कमरे में पहुंचा तो कमरे में नाइट लैंप जल रहा था, दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से भी खुशबू आ रही थी। मैं गला खखारते हुए अब एक तरह से अब मैंने उस लड़की को आगाह किया कि मैं आ चुका हूँ। और तभी लड़की बोली, हाँ हाँ आ जाइए ना, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो लड़की अपने बेड पर अब बैठी हुई थी। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ ना, लड़की पलंग से उठी और एक तरह से मुझे बाहों में भर लिया था। मेरे गालों को छू रही थी, कह रही कि अभिषेक तुम बहुत ही सुंदर हो। मेरी नज़र तुम पर काफ़ी दिनों से थी, लेकिन आज मौका मिला है, आज बरसात वाली रात में। अब बरसात तो जैसे थमने का नाम भी नहीं ले रही थी। आखिरकार वो माहौल और भी बहुत सुंदर बन चुका था बरसात की वजह से। इसके बाद हम लोग रात भर उसी लड़की के साथ में उसी के पलंग पर था। जब मेरी आंख खुली ना, सुबह हो चुकी थी, लेकिन लड़की नहीं थी। बारिश भी अभी बूंदाबांदी हो रही थी। अब बरसात का टाइम है, बरसात तो होगी ही। अब मैं सोचा कि शायद बाथरूम में होगी। अब सुबह हो चुकी है, मुझे अब नीचे जाना चाहिए। अगर चाचा जी जाग गए होंगे तो ज़रूर पूछेंगे कि तू कहाँ गया था, कहाँ गया था घर खुला छोड़ करके। आखिरकार मैं बाथरूम भी देख लिया, लड़की नहीं थी। और जो भी देखने लायक जगह था मैं पूरा छान मारा था, लड़की नहीं थी। और सबसे बड़ा आश्चर्य था कि उस घर में अब कुछ ऐसा कुछ सामान भी नहीं दिख रहा था। ना तो किताबें दिख रही थी, जो एक तरह से स्टडी लड़की करती हैं, अब उनके पास में ना जाने क्या क्या होता है, ऐसा कुछ चीज़ भी नज़र नहीं आ रहा था। जो दूसरा कमरा कुंडी अब लगा हुआ था उसको भी खोला। हाँ, अंदर देख कर मुझे हैरानी हुई कि वो कमरा बिल्कुल खाली का खाली पड़ा हुआ था। उस कमरे का उस लड़की ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। आखिर वो लड़की गई कहाँ है? अब मेरे लिए बहुत डरने वाली बात थी। बाहर बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। आखिरकार मैं पूरा अब एक बार और खोजबीन कर लिया, लेकिन लड़की नज़र नहीं आई। अब मैं सीढ़ियों पर चलता हुआ और नीचे के कमरे में पहुंचा। चाचा जी अभी भी सोए हुए थे। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। चाचा जी को मैं जगाया और तब जा कर के वो जगे और फिर मेरी तरफ देख रहे थे। नहीं चाचा जी, जाओ आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ, इसके बाद हम लोग अपने काम पर चलेंगे। अब एक तरह से मैं अब उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार जब हम लोग तैयार हो चुके थे, अब मैं एक बार जब कार में सवार हुआ और चाचा जी बैठ गए थे और वो कहने लगे, बेटा मेरे ज़रा घर पर चलना, कुछ काम है, और उधर से फिर हम ऑफिस की तरफ निकल लेंगे। कई बार ऐसा मैं करता था उनके साथ, वो बोलते थे। तब मैंने बोला बस 2 मिनट बैठिए, मैं कोई सामान भूल गया। और जब मैं लौट के आता हूँ और फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ ना, तब मुझे ताला लटका हुआ मिलता है। अब तो ये मेरे लिए बहुत डरने वाली बात थी कि लड़की अचानक कहाँ से आ गई, उस घर को ताला बंद कर दिया और फिर गायब हो गई। डर तो लगा था कि कहीं अब
क्या बात है, ना जाने क्या बात है, इतना ढूंढने के बाद में वो नहीं मिली। अचानक उस घर में ताला देखा तो एक तरह से दिल धड़कने लगा था। अब मैं फिर वापस हो गया था। अब तो मुझे जानकारी मिल चुकी थी कि लड़की उस घर में थी और तभी तो ताला बंद करके अब कहीं गई होगी पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में। बाहर अब जो बारिश था ना रुक चुका था, लेकिन बादल जमे हुए थे, बिजली चमक रही थी, कभी भी बरसात हो सकती थी और बरसात का टाइम ही था। अब फिर मैं चाचा जी के घर पहुंच चुका था। अब कुछ देर के लिए वो घर पर गए थे, इसके बाद वापस आ गए। अब फिर हम लोग ऑफिस आ गए थे, अपने काम में व्यस्त हो गए थे। लेकिन बरसात का मौसम था। अब जो घर लेने देने वाले थे बहुत कम लोग आ रहे थे बरसात की वजह से। अब सारा दिन ऑफिस में हम लोग बैठे रहे। आज शाम के टाइम कहने लगे चाचा जी कि बेटा आज मुझे घर की तरफ छोड़ दे, आज मैं तेरे साथ में नहीं जा पाऊंगा। मैं एक तरह से मन ही मन खुश था कि चलो अच्छी बात है, चाचा जी अब घर में रहेंगे, अब एक तरह से मैं आज़ाद हूँ। वो लड़की के साथ आज भी रात बिताऊंगा। अब मन में यही कल्पना करके चाचा जी को छोड़ के मैं अपने घर पहुंचा। और जब मैं कार से उतरा सबसे पहले मेरी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। ताला देखा तो ताला खुला हुआ था। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं अपने पहले घर गया, फ्रेश हुआ। और इसके बाद मैं अब तो आदत थी अकेले पीने का नहीं, चाचा जी रहते थे और उनके साथ पीने में मज़ा भी आता था, लेकिन आज वो थे नहीं। तब मुझे ध्यान आया कि चलो उसी लड़की को बुला के लाते हैं। अब मैं एक तरह से दिल धड़क रहा था। अब मैं सोच रहा था कि उसके साथ में अगर उसकी सहेली होगी तो क्या समझेगी, अगर होगी तो कोई ना कोई बहाना बना दूंगा, कोई सामान मांग लूँगा, कोई पेन मांग लूँगा कि मुझे पेन दे दीजिए। अब इस तरह का बहाना सोच करके मैं अब सीढ़ियों पर चढ़ गया था। जैसे ही दरवाज़ा मैंने अब खटखटाने के पहले कोशिश किया, वो जैसे ही उस पर उंगली डाला दरवाज़ा खुल गया था। अब लेकिन मैं अंदर नहीं गया, दरवाज़ा खटखटाया और तब उस लड़की की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ी, अंदर आ जाइए अभिषेक जी, मैं ऊपर ही हूँ। और तब मेरा दिल धड़क रहा था। और जब मैं उस कमरे में पहुँचा खुशबू फैला हुआ था। अब वास्तव में उस घर में मुझे कोई भी पुस्तक, कोई ऐसा पढ़ने वाला जुगाड़ सामान दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा, अब एक तरह से लड़की मेरी तरफ घूर रही थी। जी अभिषेक जी, मैं तो कई सवाल करना चाहता कि सुबह में तुम कहाँ चली गई थी और वो तुम्हारी सहेली कहाँ है, लेकिन मैं सवाल नहीं कर पाया। हाँ, तब वो लड़की बोली कि कुछ ज़रूरत थी। तब मैंने बोला हाँ, आज चाचा जी तो है नहीं, तो क्या आप नीचे चलेंगी। वो समझ गई थी मेरी मतलब। कहने लगी हाँ हाँ आप चलिए, मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ। इसके बाद मैं तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में पहुँच गया था। सारा सामान अब एक तरह से इकट्ठा था टेबल पर, दारू की बोतल, सोडा, बर्फ़, नमकीन, कुछ नॉन वेज। मैं इंतज़ार करता रहा। इसके बाद दरवाजे पर वो लड़की नज़र आई, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, गाउन पहन रखी थी, चमकती हुई गाउन लग रही थी और वो मेरे करीब आ गई थी। अब इसके बाद हमने दारू का अब एक तरह से सिलसिला शुरू कर दिया था पीने का। कब तक, जब तक मैं एक तरह से अब अपना होश नहीं खो दिया था। लड़की बार बार मुझे ज़बरदस्ती पिला रही थी, अरे पियो ना, अब इतना ही से पिए हो, पीने के बाद में बड़ा ही आनंद आता है। खुद भी पी रही थी, मुझे ही पिला रही थी। आखिरकार मुझे होश नहीं था कि मैं कितना दारू पी चुका हूँ। शायद बोतल पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं बेहोशी की दुनिया में था, जैसे मैं नशे में चूर हो चुका हूँ। जब मेरा नशा टूटा और आँख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। अब मैं अपने कमरे के पलंग पर हूँ, जिस पलंग पर मैं सोया करता था, और वो लड़की मेरे बगल में लेटी हुई थी। और अभी भी लग रहा था कि अब रात है, सुबह नहीं हुई है। अब मैं उस लड़की को अपने बगल में देख करके मुस्कुरा दिया कि देखो कितनी सुंदर लड़की है। ये लड़की मेरे दिल को बहा चुकी है। अब मैं ना जाने क्या क्या सोचने लगा था, लेकिन उसकी चेहरा दूसरी साइड में था। अब जैसे ही मैं अब एक तरह से अब उसका चेहरा देखने लगा, जैसे ही उसका चेहरा दिखा ना
तो मेरी चीख निकल चुकी थी। इतनी भयानक चेहरा मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। वास्तव में जो कहा जाता है ना चुड़ैल, वैसे ही शक्ल था उसका। अब मैं इतना जोर से चीख मारा था ना कि वो लड़की खुद भी जाग गई थी। जो चुड़ैल थी मेरे बगल में लेटी थी। अब मेरे साथ न जाने क्या क्या खेल हो चुका था, पिछली रात को भी और इस रात को भी। तो क्या जिसे मैं ये सब कर रहा था, प्यार कर रहा था, वास्तव में वो चुड़ैल थी? सही मायने में मैं इतना कभी डरा नहीं था। मैं भूत प्रेत के अस्तित्व को तो अब एक तरह से मानता ही नहीं था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था अब उस पर भला यकीन क्यों ना करूं। आखिरकार वो लड़की जाग गई थी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, अब मुझे घूर रही थी। अब उसका जो चेहरा था ना बिल्कुल पहले की तरह हो चुका था। जैसे वो सुंदर थी वैसे अपने आप को बना लिया था, लेकिन मैं उसका असली चेहरा देख चुका था। वो लड़की जैसे सपने से जागी हो और कहने लगी, अभिषेक क्या हो गया? क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा? आप मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बोलूं तो क्या बोलूं, बस मुझे लग रहा था कि मैं इस घर से जल्द निकल जाऊं और दोबारा इस घर में कभी आऊं नहीं। लड़की बार बार कह रही थी कि अभिषेक हुआ क्या? तुम डरे थे क्या? कोई भयानक सपना देखे थे? तब मैंने बोला हाँ, मैं बहुत ही भयानक सपना देखा था और तभी मैं डर गया था। और तब लड़की बोली, चले जाओ बाहर, बाथरूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ और देखो तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। मैं हूं ना इस जगह पर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एक तरह से लड़की मेरा डर को दूर भगाने की कोशिश कर रही थी और उसको लगा था कि मैं उसका असली रूप देखा नहीं था और इतना जल्दी अपनी असली अब रूप बदल दिया था कि कोई भी देख करके हैरान हो जाए। बिल्कुल पहले की तरह खूबसूरत हो चुकी थी। अब मैं तो बाथरूम के लिए निकला था, लेकिन मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अब वास्तव में कब दरवाजे के बाहर हुआ और बाहर से सांकल लगाया मुझे याद नहीं है। और इसके बाद मैं दूर तक जा नहीं पाया, बस अपनी कार के पास जा करके जमीन पर गिर चुका था। अब इसके बाद मुझे होश नहीं था। जब मेरी आंख खुली ना तब मैं अपने आप को अपने कमरे में पा रहा था। चाचा जी आ चुके थे और वो मुझे संभाल रहे थे। इतना पी लिया था बेटा कि तुझे होश भी नहीं था। तू बाहर उल्टी किए हुए था और एक तरह से कहूँ कि पूरा तू एकदम उल्टी से लिपटा हुआ था। अब मैं तुझे अब देख उठा के लाया हूँ। इतना क्यों पी लिया था अकेले? अब वास्तव में वो बोतल को देख रहे थे, बोतल जो हम लोग दोनों लोग मिलकर पीते थे, और वो बोतल खाली हो चुका था। और तभी वो मेरे को डांट रहे थे, समझा रहे थे। अब मैं तो जैसे अपने घर में आके दहल चुका था। अब एक तरह से होश में आते ही कहने लगे, चाचा जी जितना जल्दी हो सके हमें इस घर को खाली करना है, हम इस घर में रहना नहीं है। चाचा जी अब मेरी तरफ देख रहे थे, पागल हो गए क्या बेटा? अब इतना बढ़िया घर को हम लोग छोड़ के जाएंगे? नहीं नहीं, हुआ क्या तेरे साथ में? लेकिन मैं उस घर में कुछ बताना ही नहीं चाहता था। मैं बेहद डरा हुआ था। अपने आप को कैसे मैं कंट्रोल किए हुए था मुझे मालूम नहीं था। जल्दी से बाथरूम में जाकर अब एक तरह से फ्रेश हुआ, अपने कपड़े पहने और कार की चाबी लिया। आप बोला चाचा कि चलो निकलते हैं इस घर से। ताला बंद किया और इसके बाद जब ऊपर वाली घर पर निगाह डालता हूँ तो उसमें ताला लटका हुआ था। जल्दी से कार में सवार हुआ और फिर कार हवा से बात करती हुई हम ऑफिस के लिए निकल चुके थे। रास्ते भर चाचा जी पूछ रहे थे, अरे हुआ क्या? तू इतना डरा हुआ क्यों दिख रहा है? क्या हुआ तेरे साथ में? मैं कुछ नहीं बोल रहा था। जब ऑफिस पहुंच गया ना तब मैं पानी वानी पी करके अब एक तरह से चाचा जी के सामने पूरी कहानी बताने लगा। अब वो मेरी सारी कहानी सुन करके हैरान हो गए और कहने लगे, बेटा ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अगर उस रात उस लड़की उस सोफे पे बैठी थी तो मुझे तो दिखाई नहीं दी थी। मैं इतना पिया हुआ नहीं थे बेटा। और तुम ये सब बता रही हो कि तुम्हारे बेड पर वो लड़की अपने असली रूप में थी, एक चुड़ैल की तरह, और उसके बाद में कुछ ही देर में अपना रंग रूप बदल लिया था। बेटा सही कह रहे थे हमारे पड़ोसी, उस घर के पड़ोसी, कि वो घर वास्तव में भूतहा है। और देखो अब
हमें वास्तव में उस घर की तरफ जाना भी नहीं है। चाचा जी भी डर चुके थे, जो वो भूत प्रेत को नहीं मानते थे, मेरी बात पर विश्वास करके। अब मेरा तो हालत ही खराब था। आखिरकार हम उस घर को एक तरह से त्याग दिए थे। लेकिन अब वो जो गली में जो लोग रहते थे, उनकी नज़र में वो घर भूता नहीं था। हम काफ़ी महीना उस घर में बिता चुके थे। मैं धीरे धीरे सामान जब अपना निकालने लगा तो एक पड़ोसी आए कि क्या हुआ साहब, घर आप बदल रहे हो क्या? मैंने बोला ना, मेरा तो दूसरा घर है ना, मैं कुछ महीनों के लिए इस घर में रहने के लिए आया था। अब मेरा काम पूरा हो गया। अब इसके बाद हमारा घर खाली हो चुका था और मैं चाचा जी से बोला था कि कोई ग्राहक मिले तो घर को बेच दो। अभी हमारा घर बिक जाएगा, नहीं कि बाद में नहीं बिकेगा। अब वही हुआ। चाचा जी उस घर को सही कीमत पर बेच चुके थे। अब फिर हम उस घर को भूल चुके थे। लेकिन उस घर का मालिक 3 महीने के बाद हमारे ऑफिस में आया था और कहने लगा कि साहब कैसा घर दे दिए। ऊपर वाली मंजिल पर अब डरावनी डरावनी आवाज़ आती है, जैसे कोई लड़की रात को रो रही हो। हमें तो लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन एक रात को जो हम ऊपर वाले कमरे में पहुँचे, अब वास्तव में एक कमरे के अंदर मुझे एक लड़की की परछाई नजर आया। और इसके बाद तो मेरी हिम्मत टूट गई थी। चाचा जी ने संभाल लिया कि देखो भाई, हम उस घर में तो काफ़ी महीना रख के आए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो पड़ोसी से जाकर पूछ लो। तब तक हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था। अरे भाई, भूत प्रेत अपने साथ में लाए हो गए। अब एक तरह से हमने उनको टाल दिया कि जाओ तांत्रिक के पास जाओ और उस घर को झाड़ फूक करवाओ, घर बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो जो मकान लिया था, वो शख्स हमारे पास में दोबारा लौट के नहीं आया था। और जब हम चाचा जी के साथ उस गली मोहल्ले से गुजर रहे थे, तब हमने देखा कि घर बिल्कुल अब चहल पहल हो रहा है, शादी की तैयारी हो रही है। फिर वो लोग भी नज़र आ गए जिसने घर खरीदा था। तब हमने पूछा था और तब हमने बताया था, जब उन्होंने बताया था कि हाँ भाई, तुम सही कह रहे थे। और देखो, उस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है। और हमने एक बड़े पंडित को बुलाया, पूजा पाठ करवाया और तब जाके वो आत्मा निकल पाई। और इसके बाद में वो कभी नज़र नहीं आती है। और ठीक है, हमारा घर अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं तो देखो बिटिया की शादी भी कर रहा हूँ। अब वास्तव में मुझे बड़ा खुशी हुई उनकी बात सुन करके कि चलो वो बला टली जिसके साथ मैं 2 रात गुजार चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अभिषेक की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी आप अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगली रात को इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।